हेलो गाइस, मैं नरेश सर आपके लिए आज क्लास 10th का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद बौद्ध लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में आज हम एनसीईआरटी बुक के माध्यम से संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चलिए, और इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस चैप्टर को या इस वीडियो को आपके सीटेट यूपीटेट करने वाले या जो अन्य कंपटीशन करने वाले छात्र हैं वो भी इसको देख सकते हैं। वह भी उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चित्र की। ये जो चित्र श्रृंखला है ये फ्रोडिक शेरू ने 1848 में बनाया था और इस चित्रों में 4 श्रृंखला बनाई गई है। कितनी श्रृंखला बनाई गई है? 4 श्रृंखलाएँ बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम इस चित्र की बात करते हैं। सबसे पहला चित्र आपका हो गया ये स्वतंत्रता की प्रतिमा। ये पहला चित्र आता है। एक श्रृंखला आती है इसमें जो मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ, जो ऊपर फरिश्ते हैं अर्थात गॉड हैं, उनकी परियां हैं, ये सब एक श्रृंखला आ जाती है। एक श्रृंखला में आ जाता है आपका ये जो लंबी लाइन्स बनी हुई है, ये लाइन एक श्रृंखला में आती है। और एक श्रृंखला में आपका आ जाता है नीचे ये पड़े हुए अवशेष, जो राजशाही शासन था उसके जो पड़े हुए अवशेष थे, ये एक चित्र में आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1848 के अंदर एक फ्रांसीसी कलाकार होते थे फ्रेडरिक सेरियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और 4 चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से क्या किया था? उन्होंने एक सपनों का संसार रचा था। सपनों के संसार को हम यूटोपिया भी कहते थे, यानी कि काल्पनिक संसार। और इस संसार के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को समझाया था। जैसे हम देखते हैं यूरोप और अमेरिका के जो लोग दिखाए गए थे, यानी कि सबसे शुरू में जो आपकी ये लाइन्स लगाई हुई है, ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। ये जो लोग हैं ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो इन बाकी सब राज्यों का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें कुछ जर्मनी के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, तो बाकी सबको नेतृत्व कर रहे थे। सबसे पहले जो आज़ाद हुआ था यानी कि राष्ट्र राज्य बना था वो अमेरिका राज्य बना था। ठीक है, तो आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार करते थे वो स्वतंत्रक महिला का रूप प्रदान करते थे। तो यहाँ पे भी एक महिला की तस्वीर है। ये आपकी महिला की तस्वीर जो चित्र संख्या 1 मैंने आपको बताया है, ये आपकी महिला की तस्वीर है जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में ये मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, और ये जो मशाल क्यों थी? मशाल थी इनके पास कि ज्ञानोदय की मशाल थी, सब ज्ञान करते थे। और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र था। और मनुष्यों के जो प्रतिमा के सामने थे वह निरंकुश शासन का निरंकुश संस्थान जो थे उनके अवशेष बिखरे हुए पड़े हुए थे। और शायरी का जो अभी मैंने आपको बताया था यूटोपिया किसको कहते थे? कल्पना दर्श को। इस दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्र जो है वो समूह में बटे हुए हैं। उनकी पहचान कपड़ों से या राष्ट्रीय पोशाक से हो जाते थे। और स्वतंत्र मूर्ति से कहीं आगे जो आपको बताया था लंबी लाइन से, वो लाइन्स जो उसका नेतृत्व कर रहे थे और वो लंबी लाइन लगी हुई थी, उस लाइन का नेतृत्व करते संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो सबसे पहले राष्ट्रराज बन चुके थे। फ्रांस की जो हम पहचान करते वो क्रांतिकारी तिरंगे से कर रहे थे, तो वो प्रतिमा के पास पहुंच चुके होते हैं, अभी अभी पहुंचा है। और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला और लाल सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये थे, ये निर्मित की गई थी, ये देखिए ये फ्रांस के लोग हैं आपके, यहाँ पर फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, काला सुनहरा डंडा लिए हुए, और उसके आगे पीछे और भी अन्य राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो जर्मनी के जो लोग हैं वो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस समय ये छवि निर्मित की थी उस समय तक जर्मन लोग जो है वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, यानी कि जर्मन एकीकृत नहीं हुआ था। और ये झंडा थामे हुए 1848 को उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति थी, जिसमें जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठन करने की इच्छा हो रही थी। यानी कि जर्मन के लोग चाहते थे जहाँ जहाँ जर्मन भाषा में बात करते थे उन सबको एक गणतंत्र के रूप में गठित किया जाए। जर्मन के बाद में ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों के राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी, रूस आदि के लोग हैं। और ऊपर स्वर्ग से जो चित्र नंबर 4 मैंने आपको बताया था, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह या संत या फरिश्ते हैं, वो ईश्वर दर्शन पर अपने नजर गड़ाए हुए थे। और चित्रकार उनका इस्तेमाल दुनिया और राष्ट्र के रूप में भाईचारे के प्रतीक के रूप में करता है। ठीक है, इस अध्याय में ऐसे भी कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक चित्र 1 में की गई थी, मतलब ऐसे विषय उठाए जाएंगे इस चैप्टर में, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था, इसने यूरोप के
राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। तो इन चित्रों के माध्यम से, कुछ अन्य उदारवादियों के माध्यम से जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्र एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिए थे। और ये परिवर्तन थे जिन्होंने यूरोप को बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रराज का उदय हुआ था। यूरोप में कैसा शासन था? राजतंत्र का शासन था। तो राजतंत्र के शासन यानी कि बहुवंशीय शासन था, राजतंत्र का शासन था। और राजतंत्र के शासन ने क्या किया था? अभी राष्ट्रराज का उदय होने लगा था। लोगों में चाह होने लगी थी राष्ट्रराज की, तो वो राष्ट्रराज का उदय करने लगे थे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्र शक्ति की थी। मतलब अभी तक क्या था? प्रभुसत्ता जो थी वहाँ पे एक केंद्र शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्रराज में न केवल शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों ने भी साझा पहचान का भाव, इतिहास, विरासत की भावना आ चुकी थी। और साझेपन की जो भावनाएं थी प्राचीन काल से नहीं थी, ये प्राचीन काल से नहीं थी। ये संघर्ष जो आम लोग संघर्ष कर रहे थे, जो उनके नेता थे, उनकी सरगर्मियों से जो निर्मित हुई थी, उसका यह परिणाम थी। और इस अध्याय में हम उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जो इसमें अलग अलग अस्तित्व में आते हैं। यहाँ पर हम एक छोटे सा अध्याय पढ़ते हैं कि राष्ट्र क्या है। यहाँ पे एक शब्द आता है, राष्ट्र क्या है। एक फ्रांसीसी दार्शनिक होते थे अर्नेस्ट रेनन। फ्रांसीसी दार्शनिक कौन थे? अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने एक राष्ट्र की परिभाषा दी थी। अर्नेस्ट रेनन का जन्म हुआ था 1823 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। और अपनी मृत्यु से 10 वर्ष पहले की बात है, 1882 में एक सोबोर्न विश्वविद्यालय के अंदर एक व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया था। और जो पहले तो व्याख्यान प्रस्तुत किया था, बाद में उसका जो वो शीर्षक में छप गया था, राष्ट्र क्या है, उसको शीर्षक बन गया उसका निबंध का, राष्ट्र क्या है। तो इसमें कुछ आलोचना भी की थी अर्नेस्ट रेनन जी ने कहा था कि अब से पहले जो लोगों का विचार था वो कहते थे कि राष्ट्र जो है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र, यानी कि राष्ट्र एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को कहते हैं, या एक जैसी नस्ल वालों को कहते हैं, एक जैसे धर्म वालों को कहते हैं। तो इस विचार की उन्होंने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयास हो, ये आपको उन्होंने कहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राष्ट्र जो होता है उसके एक राष्ट्र का गठन करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ता, अर्थात लंबे प्रयास होते हैं। त्याग करना पड़ता, अपनी आज़ादी का, अपने आराम का, अपने सुख चैन का त्याग करना पड़ता, और निष्ठा यानी कि गणतंत्र के प्रति निष्ठा, एक संविधान के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है। इन तीनों चीज़ों का जो चरम बिंदु होता है वह राष्ट्र कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, यानी कि अतीत जिसमें हमारे महापुरुषों ने संघर्ष मोल लिया था, और महान पुरुषों के नाम, गौरव व सामाजिक पूंजी, इस प्रकार एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो यानी कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान अतीत में क्या है? समान गौरव, एक जैसा गौरव मिलना, वर्तमान में समान इच्छा जैसा संकल्प का होना, और इन सबको साथ मिलकर महान काम करना, और ऐसे काम करने की और इच्छा या एक जनसमूह होना है। तो इन सब में ये सब जरूरी शर्तें होती हैं। तो हम कह सकते हैं, मतलब एक राष्ट्र में ये सब जरूरी शर्तें होती हैं। तो हम कहते हैं राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व हर रोज़ होने वाला जनमत संग्रह है। यानी कि जब जनमत संग्रह, लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो राष्ट्र कहलाते हैं। और प्रांत क्या है? प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का अधिकार है, सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है, तो वह निवासी है। और किसी देश का विलय करना या उसकी देश की इच्छा पर या उसके विरुद्ध कब्जा जमाए रखने पर राष्ट्र की भावना में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो यानी कि एक राष्ट्र में ये नहीं होती कि आप किसी देश का विलय करोगे या किसी देश पर कब्जा जमा करके रखोगे, तो एक राष्ट्र की ऐसी दिलचस्पी नहीं होती। इनका कहना है कि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक ज़रूरत भी है। इनका कहना है राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि उनका होना स्वतंत्रता के कारण। यदि राष्ट्र है तभी तो स्वतंत्रता है। यदि पूरी दुनिया में केवल एक ही कानून होता, उसका एक ही मालिक होता, तो स्वतंत्रता कहाँ होती? फिर तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। ठीक है, इनका कहना है यदि राष्ट्र है तो राष्ट्र का मतलब है कि लोग स्वतंत्र हैं, लोग कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तभी तो राष्ट्र है। राष्ट्र का मतलब ही स्वतंत्रता है। यदि स्वतंत्रता नहीं होती या पूरी दुनिया में केवल एक ही राष्ट्र होता है, यानी कि एक कानून होता, उसका एक ही मालिक होता, तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती, तो स्वतंत्रता नहीं होती, उसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नए शब्द थे। जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह लोगों का एक संग्रह होता है। लोग जनमत संग्रह के लोग किसी के प्रति अपने एक मत देते हैं, अपने एक वोट देते हैं। तो प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए वो किसी एक क्षेत्र में सभी लोगों से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।
तो फ्रांसीसी क्रांति तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्लास 9 का पहला चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई थी। तो इसी फ्रांसीसी क्रांति के अनुसार क्या था, राष्ट्रवाद की सबसे पहली प्रतिक्रिया या सबसे पहली अभिव्यक्ति हो गई थी 1789 में। जैसे कि हमें पता है कि फ्रांस एक राष्ट्र तो था, लेकिन उसके ऊपर किसका शासन था? एक निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश राजा कौन था? लुई 16। और फ्रांसीसी क्रांति से कुछ बदलाव भी हुए थे, जैसे राजनीतिक या संवैधानिक जो बदलाव हुए थे, इन बदलाव को कहना है। हाँ, तो हम कह रहे थे फ्रांसीसी क्रांति से कुछ बदलाव हुए थे वहाँ पर, राजनीतिक संवैधानिक आए थे। जैसे कि आपको याद होगा, सबसे पहले नेपोलियन ने जैकोबिन क्लब ने सरकार बनाई थी। उसके बाद डायरेक्टरी का शासन आया था, फिर नेपोलियन का आया था, फिर और विद्रोह हुए, तब जाके फ्रांस में कहीं जाके वापस गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर कहाँ पे आ गई थी? फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में आ गई थी। यानी कि फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में जब प्रभुसत्ता आती है तो वह गणतंत्र कहलाता है। और क्रांति ने यह भी घोषणा करती थी कि अब लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नीति तय करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसे कदम उठा दिए थे जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो अभी हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कारण थे, या फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए थे जिनसे लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो सबसे पहला पितृभूमि का विचार दिया उन्होंने, नागरिकों का विचार दिया। पितृभूमि अर्थात पिता की भूमि, जिस भूमि पर हम खाना खाते हैं, जिस पर हम खेती करते हैं, वह हमें पितृभूमि कहलाती है। नागरिक कि हम जिस राष्ट्र के नागरिक हैं तो उन नागरिकों के कुछ अधिकार भी होंगे। तो ऐसे विचार कलाकारों ने या क्रांतिकारों ने लोगों के समक्ष रखे, और जिससे संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। किस पे बल दिया? संयुक्त समुदाय पर, यानी कि लोगों के ग्रुपिंग पर बल दिया। लोग एक साथ बैठने लगे, अपना समुदाय बनाने लगे। और ये सब क्या थे? एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो गए थे इन लोगों को। जब एक संविधान बना तो संविधान ने इन्हें एक नया अधिकार, एक समान अधिकार प्रदान कर दिए थे। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाती है हमारी, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया था। दूसरा जो रखा गया वो इन्होंने बनाया था फ्रांसीसी झंडा। फ्रांसीसी झंडा कितने कलर का था? 3 कलर का था। इसको उसके भी ट्रिकलर, क्या जैसे भारत के झंडे को हम तिरंगा कहते हैं, ऐसे फ्रांसीसी झंडा भी तिरंगा था। और जो पहला राजध्वज था तो उसकी जगह तिरंगे ने ले ली थी। दूसरा था एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल क्या थी? फ्रांस की संविधान सभा थी, तो उससे पहले एस्टेट जनरल कहा जाता था, लेकिन जैसे ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे या लोगों के द्वारा उसको बनाया जाने लगा तो उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। तो एस्टेट जनरल का जो चुनाव था सैकड़े नागरिकों के द्वारा, यहाँ पे आप शब्द आ गया एक, सैकड़े नागरिक। सैकड़े नागरिक वे नागरिक कहलाते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है, जिनको मत देने का अधिकार होता है, अपनी राय प्रकट करने का अधिकार होता है, वे सैकड़े नागरिक कहलाते हैं। फ्रांस में ऐसे नागरिक वे नागरिक होते थे जिनकी जो आमदनी होती थी वो 3 दिन के कर के इक्वल होती थी। तो अभी इन्होंने क्या किया, एस्टेट जनरल का जो नाम था वो बदल कर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। इससे आगे संविधान बनाने का जो अधिकार था वो नेशनल असेंबली को दे दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या और क्या हुआ। नई नई स्तुतियाँ रची गई, यानी कि नई प्रार्थनाएँ की गई, नई प्रार्थनाएँ की गई, नई कहानियाँ गढ़ी गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान, जो लोग शहीद हो गए थे क्रांति में के नाम पर, जो राष्ट्र के नाम पर शहीद हो गए थे, उनका गुणगान किया जाना, उनकी तस्वीरें बनाई गई, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई। और ये सब किसके नाम पे होता है? ये सब राष्ट्र के नाम पर होते हैं, यानी कि लोग राष्ट्र को याद करने लगे थे। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे अपने आप भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था। जब नेशनल असेंबली का गठन हुआ तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, केंद्रीय व्यवस्था लागू की, एक संविधान बनाया जिसके अंदर केंद्रीय व्यवस्था लागू करी उन्होंने, और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार बनाए। उसके बाद आंतरिक जो आयात निर्यात का शुल्क था, जो एक राष्ट्र के अंदर था, जो देश के अंदर आयात निर्यात करते हैं हम, यानी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो सामान मंगाना और भेजना करते हैं, उसके शुल्क समाप्त कर दिए गए। और भार और नापने की भी जो अलग अलग व्यवस्था थी उसको एक समान बनाया गया। तो जब एक समान नग बनाए तो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हिचकेंगे नहीं, उनको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए उनके जो आयात निर्यात शुल्क थे वो समाप्त कर दिए गए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित कर दिया गया, यानी कि क्षेत्रीय बोलियों को समाप्त कर एक जैसी भाषा को लागू किया गया। तो जैसे पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली जाती थी और वही भाषा लिखी जाती थी, जो राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो पूछा जा सकता है फ्रांस में राष्ट्र की साझा भाषा कौन सी भाषा बन गई थी? तो यह फ्रेंच भाषा बन गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि फ्रांस का राष्ट्र
कि यह भाग का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ये इन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब ये भाग्य है फ्रांस के राष्ट्र का, ये भाग्य है और यही इनका लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? कि जो यूरोप के लोग हैं उनको शासकों से मुक्त कराया, अर्थात प्रजातंत्र की उपलब्धि कराएं कि प्रजातंत्र लागू करना है, हमें गणतंत्र लागू करना है, उदारवादी शासक लागू करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में क्या कह सकते थे कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को भी, फ्रांस क्या करे, यूरोप के अन्य लोगों को भी राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा कि वो अन्य जो देश हैं अभी जैसे जर्मनी है, इटली है, वो इन देशों को भी राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। लेकिन जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूर्वी यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंचती है तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग के जो अन्य सदस्य थे वो भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। तो जैकोबिन क्लब आप समझते हैं ना, जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे वो लोग अपने अपने क्लब की व्यवस्था, जहाँ पे वो राजनीति की चर्चा करते थे, उसे हम जैकोबिन क्लब कहते थे। उनकी गतिविधि अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया था जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली या आदि के बड़े इलाकों में घुस गई थी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। तो क्या करने लगी? जो फ्रांसीसी सेनाएं थी, जहाँ जहाँ युद्ध होता था वो राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में लेकर जाती थी। अभी नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन के क्षेत्र के नियंत्रण में एक ऐसा बड़ा क्षेत्र आ गया था जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा सुधारों की शुरुआत कर दी थी। और कौन कौन से सुधार थे जो फ्रांस में पहले हो चुके थे? तो सबसे बड़ा सुधार तो यही था कि सभी लोगों के जो अधिकार थे, जो अलग अलग अधिकार मिले हुए थे, वो समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार दे दिए गए थे। जो तीनों वर्गों के अधिकार थे, तीनों वर्गों के बीच की दूरियां ये समाप्त कर दी गई थी। पादरी, तीन वर्ग कौन कौन से थे? पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था और साधारण वर्ग था। और पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को कुछ विशेष अधिकार मिले थे, तो ये विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इससे सब लोग इक्वल हो गए थे। और फ्रांस में लेकिन हुआ क्या था? बस फ्रांस ने राजतंत्र वापस ले आया था नेपोलियन, और निस्संदेह प्रजातंत्र को तो नष्ट उसने कर ही दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसने संविधान किया था, तो उस संविधान से काफ़ी लोगों को फायदा हुआ था। चलिए, अब नेपोलियन ने क्या किया था? राजतंत्र का तो शुरू कर दिया, प्रजातंत्र की समाप्ति कर दी थी उसने। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में जो उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, तो वो पूरी व्यवस्था और अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। वो इस तरह से कही थी कि पूरी व्यवस्था में और अधिक तर्कसंगत, यानी कि रीजनेबल हो सके और वो कुशल हो सके। इसलिए उसने क्या किया था? एक नागरिक संहिता का निर्माण किया था, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? नेपोलियन संहिता। कब किया था? 1804 में। ये नेपोलियन संहिता एक तरह से संविधान ही थी, तो उसने एक संविधान के रूप में अपना काम किया था, एक रूल बुक बनाई थी, और उसी के आधार पर उसने शासन किया था। और इसी आधार के, संहिता के आधार पर उसने जो जन्म पे आदि विशेष अधिकार मिले हुए थे कुलीनों को और पादरी वर्गों को, वो समाप्त कर दिए गए। तो साथ साथ कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बना दिया था। और इसी संहिता को फ्रांसीसी जो नियंत्रण में, जो जहाँ जहाँ नेपोलियन अपना कब्जा किया था, उन क्षेत्रों पर भी लागू कर दिया था। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी आदि में प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों से भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। यानी कि जो नेपोलियन संहिता थी, उस संहिता के अनुसार जो किसान थे, जो भू दासत्व थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दे दी गई। शहरों में भी जो श्रेणी संघों के नियंत्रण थे, जो व्यापारियों का नियंत्रण था, उसे हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगर, मजदूर, नए उद्योगपति आज़ादी को, मतलब उन्हें नई नई आज़ादी मिल गई थी। यानी कि सब लोग आज़ाद से हो गए थे एक हिसाब से। जो गुलामी थी वो नहीं रही थी, सब लोग एक समान हो गए। तब किसी को ये डर नहीं था कि मुझे कर ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे कर कम देना पड़ेगा। और सभी लोग समझने लगे थे कि अब एक समान कानून आ गया है, एक जैसा कानून आ गया, तो इसलिए लोग एंजॉय करने लगे थे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये चित्र कह रहा है जैकोबिन जर्मनी में स्वतंत्रता का वृक्षारोपण। यानी कि जो स्वतंत्रता का वृक्षारोपण था, ये बलूत का वृक्ष होता था, जिसे वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो जर्मन चित्रकार कौन थे? कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए संगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं के द्वारा जैकोबिन शहर पर कब्जा है। वह अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि शुरू में तो फ्रांस के लोग, सैनिक, इनको बड़े अच्छे लगते थे। बाद में जब फ्रांस सैनिक अपने पे उतर आए थे, यानी कि वो आज़ादी की बात करते थे, विद्रोह की बात करते थे, तो वो इन्हें दुश्मन दिखाई देने लगते थे। या हम कह सकते हैं कि जो सैनिक होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक समान कानून की, कि जो लोग थे
वो अपने आप को एक समान कानून समझने लगे थे। अब हुआ क्या, एक जैसा कानून लोगों को मिल गया, एक जैसे भार मिल गए, नाप मिल गई। जब एक जैसी नाप मिलेगी तो लोग एक दूसरे से आवागमन में सहूलियत हो जाएगी। लोग ऐसा सोचने लगे थे यदि एक जैसा नाप है, एक जैसी कानून है, यानी कि कोई भी आदमी यदि कानून का उल्लंघन करता है तो यहाँ पे एक जैसी वस्तुएं हो गई। तो लेकिन जीते हुए शासन में जो थे वहाँ पे फ्रांसीसी लोगों के प्रति जो शासन जो नेपोलियन ने स्थान जीत लिए थे वहाँ की कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो साथ थे वो, शुरुआत में कह सकते हैं कहने के जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड, अन्य कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंच, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो शुरू में तो उत्साह बहुत ज़्यादा था, लेकिन शीघ्र ही वो दुश्मनी में बदलने लगा, क्योंकि जब साफ होने लगा था जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी जो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। अनुरूप क्यों नहीं थी? क्योंकि यदि अधिकार दिए जाते हैं तो उनके साथ स्वतंत्रता कम हो जाती है, स्वतंत्रता के साथ ही अधिकार होते हैं। तो जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। कर भी बढ़े हुए थे, सेंसरशिप था और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती की जा रही थी। तो जब लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इसके खिलाफ हो गए थे। तो लोगों को प्रशासनिक फायदों से जो प्रशासनिक नुकसान दिख रहे थे उनको भी नुकसान फायदों से ज़्यादा दिखाई देने लगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जैसे जैसे हम मध्य 18वीं सदी के बाद चलते हैं तो उस समय के जो यदि हम यूरोप का नक्शा देखते तो वो इस तरह का दिखाई नहीं देगा जैसा हमें आज दिखाई देता है। आज हमें नक्शे पर जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ये तब राजशाही, डची, कैंटोनल ग्रुप में बटे हुए थे और ये सब अलग अलग शासकों के स्वायत्त क्षेत्र था, फेडरली क्षेत्र थे। जैसे पूर्व और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन्हीं इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, इनके अलग अलग तरह के लोग रहते थे जो अपने आप को सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार भी नहीं मानते थे। ये लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातियों के सदस्य थे। तो ये लोग, हम ये नहीं कह सकते थे कोई एक ही तरह की भाषा बोलते थे या एक ही धर्म में विश्वास रखते थे, ऐसा वो लोग नहीं था। कुछ उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं आपको, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला था हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला कौन सा साम्राज्य था? हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जो अलग अलग क्षेत्रों में या जन समूह को जोड़ करके बना हुआ था। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों के समूह को जोड़ करके बना था हैब्सबर्ग साम्राज्य, वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था। अब इसमें कौन कौन से आते थे? एल्प के ट्रोल आते थे, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, और जहाँ कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी ज़्यादा थे। यानी कि इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे, जर्मन भाषा ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, वे लोग भी इसी में शामिल थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इटावली भाषी प्रांत, यानी कि देखो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे बोहेमिया वाले, और इसमें लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसी इटली भाषा बोलने वाले प्रांत भी शामिल थे। और हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। पोलिश कहाँ की भाषा है? रूस की भाषा है। और इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग भी अधीन अवस्था में रहते थे, यानी कि दास अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन, स्लोवाक, कार्निलोवा में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग कहाँ रहते थे? ट्रांसिल्वेनिया। रोमन लोग कहाँ रहते थे? ट्रांसिल्वेनिया। यहाँ पे याद रखेंगे आप, बोहेमिया कहाँ रहते थे? उत्तरी यूरोप में। दक्षिण में क्रोएट रहते थे, पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रोमन रहते थे। तो ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। यानी कि जब ये सारे लोग अलग अलग थे, इनकी जाति अलग थी, भाषा अलग थी, कार्य क्षेत्र अलग थे, तो ऐसे लोग राजनीति में जल्दी से एक साथ देने वाले नहीं है। अब यदि ये लोग एक साथ थे तो इनमें केवल एक ही तत्व था, वो था सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा, यानी कि ये सब लोग सम्राट के प्रति आदर करते थे। तो इतना सब कुछ होने का जब ये लोग आदर करते थे, नहीं किसी तरह की समस्या नहीं थी, तो इनके मन में राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद का विचार कैसे उभरा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे उभरा? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीन का मालिक होता था वो कौन था? कुलीन वर्ग था। और कुलीन वर्ग यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग तो था। कुलीन वर्ग क्या था? यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। लेकिन इस वर्ग के जो सदस्य थे वो एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। कैसे थे? साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। अब जीवन शैली साझा कैसी थी कि
जैसे हमारे यहाँ होते हैं, शादी करेंगे तो एक ही धर्म में करेंगे, एक ही जाति के लोग आपस में शादी करते थे। ये गाँव के लोग तो नहीं करते ना, लेकिन क्या ढूंढेंगे कि कोई जाट है तो जाट से करेगा, पंडित है तो पंडित से करेगा, राजपूत है तो राजपूतों से करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कुलीन थे, कुलीन एक दूसरे से बंधे हुए थे। क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी, ग्रामीण इलाकों में इनकी जायदाद थी और शहरों में भी रहते तो हवेलियों के मालिक होते थे। राजनीतिक कार्यों में भी ये लोग बंधे हुए थे। उच्च वर्गों के बीच में ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग भी करें, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी थे और परिवार उनके कैसे जुड़े हुए थे, अक्सर वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए होते थे, जैसा आजकल होता है। और यह शक्तिशाली जो कुलीन वर्ग था, लेकिन संख्या के हिसाब से बहुत छोटा समूह था, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। जनसंख्या से अधिकांश लोग इसमें कृषक होते थे और पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटी काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। तो भूदास यानी कि ज़मीन के दास खेती करते। जैसे हम कह सकते हैं, हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में बहुत बड़े बड़े खेत हैं, क्योंकि पंजाब के ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े, जिनको हम फार्म कहते हैं, तो बड़े बड़े खेत। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर छोटे छोटे खेत हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी फार्म प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार की वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय होने लगा था। क्या होने लगा था? तो खेती वहाँ पर कम थी, लेकिन लोग ताकतवर थे, लोग समृद्धशाली थे, लेकिन कुलीन वर्गों की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या कम थी। चलिए, अब जिनका अस्तित्व जो था बाजार के उत्पादन पर टिका होता है। जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की हम बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, तो उद्योगों में जो उत्पादन होगा वो बाजार के लिए उत्पादन कितना हो सकता है, तो इसलिए उसका अस्तित्व टिका हुआ था। औद्योगिकरण की बात करते हैं तो औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था और जो 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी राज्य के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इसलिए इंग्लैंड ने पूरे विश्व पर राज कर लिया। नहीं, औद्योगिकरण के बाद तो जो उसका उत्पादन प्राप्त होता है, तो उसके उत्पादन के लिए बाजार तलाश करने के लिए उसने लगभग पूरे संसार पर अपना राज किया। और उसके बाद में फ्रांस में और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान हो पाया था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए नए सामाजिक समूह भी अस्तित्व में आए, जैसे श्रमिक वर्ग के लोग हो गए, मध्य वर्ग जो उद्योगपति व्यापारी था, जो सेवा क्षेत्र के लोग कुछ लोग सेवा करना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, कुछ बिजनेस करना चाहते थे, तो अलग अलग वर्ग अस्तित्व में आने लगे थे, अलग अलग समूह बनने लगे थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के आकारों से के अंतिम दशकों तक बहुत छोटा था, कि जो पूर्वी यूरोप था या मध्य यूरोप था, वहाँ पे जो ग्रुप बने हुए थे, इन ग्रुपों का जो आकार था वो अंतिम दशकों तक बहुत अधिक ज़्यादा बड़ा नहीं था। कुलीन कुछ विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई थी कि उसके बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार प्रकट हुए थे। यानी कि जब इनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए तो उसके बाद शिक्षित और जो उदारवादी लोग थे उनके बीच में ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय होने लगे थे। अब उदारवादी राष्ट्रवाद है क्या? इसका क्या अर्थ है? उदारवादी राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में हम बात करते हैं लिबरलिज्म, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये शब्द लाइबर पर आधारित है। किस पर आधारित? लाइबर पर आधारित। और लाइबर का अर्थ होता है आज़ाद, यानी कि लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया? उदारवाद, यानी कि आज़ादी का वाद। नए नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब हो जाता है कि व्यक्ति के लिए आज़ादी या कानून के समक्ष सबकी बराबरी, के सब लोग कानून के समक्ष बराबर है। या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बना हुआ हो। उदारवाद क्या कहता था? एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर जोर देता था, यानी कि इसमें सब लोग वोट करें या सबकी सहमति से जो भी सरकार बनती हो, ऐसी सरकार पर उदारवाद जोर देता था। या फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम कह सकते हैं कि उदारवाद निरंकुश शासन या पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष रहता है। हम क्या कह सकते हैं कि उदारवाद क्या था? कि निरंकुश शासन या पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार उनकी समाप्ति हो, संविधान के अनुरूप शासन हो, संसद के अनुरूप शासन हो, इसी को पक्षधर हो गया था। और 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। कहते थे कि निजी संपत्ति का भी कानून होना चाहिए, निजी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार करने के लिए मत अधिकार के पक्ष में था। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सारा जो मध्यम वर्ग था वो मध्यम वर्ग कानून के समक्ष बराबरी की बात तो करते थे, लेकिन मत अधिकार के पक्ष में नहीं थे वो, कि सबके लिए मत अधिकार ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं कि फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग तो हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो मत देने या चुने जाने का जो अधिकार हुआ था वो केवल जिन लोगों के पास संपत्ति थी उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था, उन्हीं सक्रिय नागरिक कहा जाता था। बाकी जिनके पास संपत्ति नहीं थी या महिलाएं थी वो सब निष्क्रिय नागरिक थे, यानी कि उन्हें ऐसा राजनीतिक अधिकार नहीं था। प्राकृतिक अधिकार तो था, लेकिन राजनीतिक अधिकार यानी कि मत देने का अधिकार उनको नहीं था। केवल बहुत थोड़े से समय के लिए जैकोबिन के शासन में जितने वयस्क पुरुष थे
उन्हें मताधिकार प्राप्त हो गया था। तब उन्होंने ये देखा था जो भी 18 साल से ऊपर के पुरुष जो वयस्क हो चुके हैं वो सब मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन महिलाओं को मताधिकार प्रयोग वहाँ पर भी नहीं दिया गया था। लेकिन नेपोलियन की संहिता में अपने सीमित मताधिकार वापस आ गए थे। महिलाओं को भी अवयस्क दर्जा देकर महिलाओं को भी उन्होंने पिता और पतियों के अधीन छोड़ दिया था। किसके अधीन छोड़ दिया? पिता और पतियों के, यानी कि महिलाओं को कमज़ोर बता दिया गया था। और पूरी 19वीं और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुए अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उदारवाद बाजार की मुक्ति, चीज़ों या पूंजी का आवागमन पर लगाए गए राज्यों को नियंत्रण करने के पक्ष में था। उदारवाद क्या कहता था कि बाजार मुक्त होने चाहिए, या जो पूंजी को हम आवागमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जो उस पर टैक्स लगाना पड़ता है उस टैक्स से मुक्त हो जाना चाहिए। और मध्य वर्ग 19वीं सदी के दौरान ही मध्य वर्गों की जोरदार मांग हो गई थी। यदि हम पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का एक उदाहरण लेते हैं, नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया गया था, जिसे बाद में एक रखा गया था जब आपकी वियना की संधि हुई थी। जो ड्यूक मेटरनिख ने नेपोलियन के जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उन सबको भंग कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन जो 39 राज्यों का संघ था उसको आईजीजी बना करके रखा था। तो उन्हीं संघों की हम बात कर रहे हैं। नेपोलियन 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया था और इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा और नातुल प्रणाली थी। इनके सब देशों का संघ तो बन गया, मुद्रा अपनी अपनी थी। और 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर के अपना माल बेचने वाले व्यापारी को क्या करना पड़ता था? 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। ध्यान दीजिए, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर के अपने माल बेचने वाले एक व्यापारी को कितने शुल्क देते थे? 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 5%। यदि 100 रुपये की कोई चीज़ है तो हर शुल्क पर उसको 5%, उसका पहले 5 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 5 रुपये, ऐसे उसको 11 रुपये यानी कि 55 रुपये उसको सीमा शुल्क में देने पड़ते थे। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार भी लगाए जाते थे। शुल्क कैसे लगते थे? वस्तुओं का वजन होता था या आकार होता तो उसके अनुरूप शुल्क लगाए जाते थे। और जैसे कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी नापतोल व्यवस्था थी तो हिसाब लगाने में भी समय लगता था। जैसे कपड़े नापने की इकाई एले था और एले की लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फैक फंट में खरीदा जाता था तो वह 54.7 यानी कि 54.7 सेंटीमीटर मिलता था और मेंज में इसकी लंबाई 55.1 सेंटीमीटर हो जाती थी। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होती थी और फ्राइबर्ग में 53 यानी कि 53.5 सेंटीमीटर हो जाए। हमने 4 जगह का नाम लिया है और एक एल कपड़े की लंबाई हर जगह अलग अलग थी। ऐसी स्थिति में कितना कर लिया जाए उसका हिसाब लगाने में समय लगता था। नए वाणिज्य वर्ग की स्थापना की गई। नए वाणिज्य ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय या विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रही। तो ऐसा वो करने की कोशिश करें। उदारवाद ऐसा चाहता था कि बाजार में भी हम जाएं तो हमें हर जगह टैक्स, हर जगह कर ना देना पड़े और कर भी देना पड़े तो वहाँ पर समय ज़्यादा ना हो। तो 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया। कब किया गया? 1834 में क्या किया गया? शुल्क संघ। नाम क्या था? जोल्वेराइन था। और किसने किया था? जर्मन राज्य शामिल हुआ था, यानी कि ये जर्मन शुल्क संघ था। इसमें कौन से राज्य शामिल हुए थे? जर्मनी के राज्य शामिल हुए थे। और इस शुल्क ने क्या किया था? संघ ने जितने शुल्क अवरोध थे, जो ये 11 जगह पर सीमा शुल्क देना पड़ता था, इन शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। और जो मुद्राओं की संख्या पहले 39 थी, उन मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया था। जो पहले 30 से ऊपर दिया था, जो पहले 39 के लगभग थी, अब कितने कर दी? केवल 2 कर दी थी। और उसके अलावा भी जो रेलवे का जाल बिछाया गया, बढ़ाई गई हितों को, वह भी राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक हो गई। चलिए 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद इसे और पढ़ते हैं, फिर आप नए शब्द में देखेंगे। तो 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई थी तो किसने की थी? ड्यूक मेटरनिख ने कराई थी। और ड्यूक मेटरनिख ने एक संधि की थी, वियना कांग्रेस। अब यहाँ पे जो रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स का जन्म हो गया तो रूढ़िवादी का विचार था कि राज्य और समाज में स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं हैं
जो राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंची नीच संपत्ति या परिवार, उसे जीव का तो बनाकर रखना चाहिए। और फिर भी ज़्यादातर जो रूढ़िवादी थे, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो क्रांति के पहले वाले दौर में नहीं जाना चाहते। रूढ़िवादी कहते थे कि ऐसा शासन हो जो हमारी परंपराएं हों, जैसे प्राचीन संस्थाएं होती आई हैं ऐसा ही काम चलता रहना चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्रांति से पहले वाले दौर में भी वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों के द्वारा जान लिया गया था कि आधुनिकीकरण या राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। कि जो आधुनिकीकरण है वो क्या करता है, जो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाएं भी है, जो पारंपरिक संस्थाएं हैं वो मजबूत हो सकती है, लेकिन वो आधुनिकीकरण के माध्यम से मजबूत हो सकती है। और राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर मजबूत भी बनाया जा सकता था। आधुनिक सेना होनी चाहिए, कुशल नौकरशाही होनी चाहिए, गतिशील अर्थव्यवस्था भी हो, सामंतवाद भी हो और भूराष्ट्र की समाप्ति आदि यूरोप को शासकों को प्रदान कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। 1815 में ब्रिटेन, रूस और प्रशा ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने एक बार मिलकर नेपोलियन को हराया था कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। तो इनके जो प्रतिनिधि थे किस किस के, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के, ये यूरोप में वियना में एक समझौता तैयार करने के लिए मिले थे। और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। नाम याद रखें, ड्यूक मेटरनिख बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन प्रतिनिधियों को इसको क्या कहते थे, वियना संधि कहा जाते थे। इनका एक उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि कई सारे बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान, जो नेपोलियन के द्वारा बदलाव किए गए थे, उन लगभग सभी बदलावों को समाप्त करना था। केवल फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी कि फ्रांस ने उन इलाकों को भी खो दिया, जैसे फ्रांस की, और फिर फ्रांस की सीमाओं पर कई सारे राज्य कायम कर दिए गए, जैसे जिससे भविष्य में फ्रांस कभी भी विस्तार ना कर सके। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित कर दिया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। दक्षिण में पीडमांट में जेनेवा को जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी उत्तरी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, और जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सेक्शन का भी एक हिस्सा प्रदान किया गया। और इन सब का मुख्य उद्देश्य था उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। इनके ऐसे राजतंत्रों को बहाल करना था जो नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिए थे। और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य, यूरोप में एक लक्ष्य हो गया था कि नहीं, अब तो नई रूढ़िवादी व्यवस्था लागू करनी है। 1815 में स्थापित जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं तो बहुत ज़्यादा निरंकुश थी, इनको पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था, और आलोचना और असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को भी दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ऐसी जो गतिविधि थी जो सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी, ऐसे सवालों को भी उन्होंने उठाया। सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। अब नियम बनाने का जो उद्देश्य था उनका यह था, अखबार, किताब, नाटक और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता या मुक्ति के विचार झलकते थे। फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी वो उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रीयों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा प्रेस की आज़ादी भी था। तो लोगों ने प्रेस की आज़ादी के लिए मांग करना आरंभ कर दी थी। 1815 ईस्वी के बाद दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। 1815 के बाद काफ़ी हुए हैं, तो जो युद्ध होते थे उन युद्ध में जो दमन हुआ तो उसके भय ने उदारवादी राष्ट्रीयों को भूमिगत कर दिया गया था। इनके 18 के वर्षों में जो चांसलर थे काफ़ी ज़्यादा दमन कर रहे थे, तो जो राष्ट्रवादी थे वो ओपन नहीं घूम सकते थे, ओपनली कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसलिए वो भूमिगत हो गए थे। बहुत सारे हम आगे बढ़ाएंगे आपको कौन कौन से थे, इटली, जर्मनी, उसके जब क्रांति की बात करेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे जो यूरोपीय राज्य थे उनमें क्रांतिकारियों को प्रश्न देने या विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठनों पर कराए, यानी कि बिल्कुल साइलेंट मोड पर काम होने लगा। और उसमें जो क्रांतिकारी होने का मतलब था कि क्रांतिकारी कौन है, जो राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करता हो वही क्रांतिकारी थे, यानी कि गणतंत्र को सपोर्ट करता हो और राजतंत्र को का विरोध करता हो।
साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। यदि वो क्रांतिकारी बनना चाहता है तो वह संघर्ष में पार्टिसिपेट उसको होना चाहिए। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना की आवाजाही को लेकर इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ज़्यादातर क्रांति जो थे वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना की आज़ादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा समझते थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेप्पे मैज़िनी। जूसेप्पे मैज़िनी का जो जन्म हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जूसेप्पे मैज़िनी कौन था। जूसेप्पे मैज़िनी पर टिप्पणी लिखो तो उसी के लिए आपको सारी चीज़ मिल जाती है। उसका जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में हुआ था। और सबसे शुरू में वह कार्बोनरी का गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। क्या हो गया था? वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। कार्बोनरी का मतलब होता है कोयला जलाने वाले, यानी कि ये हार्ड व्यक्ति होते हैं जिसमें जो हार्ड काम करते हैं वही कार्बोनरी कहलाएंगे। और 24 साल की युवावस्था में ही इसको लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके बाद इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्से में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। याद रहेगा किसने की थी? जूसेप्पे मैज़िनी ने 2 भूमिगत संस्थानों की भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला मार्से में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली या जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे, यानी कि उसी उम्र के युवा थे। और मैज़िनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मैज़िनी का ये विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार क्या है? राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदी की तरह नहीं, यह इटली का रहने वाला था तो इसे सोचता था कि इटली जो छोटे छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़ करके राष्ट्रों का व्यापक गठबंधन के अंतर्गत एकीकृत गठबंधन बनाना ही है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी कुछ संगठन कायम किए गए। मैज़िनी को राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों में अपने स्वप्न मैज़िनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। यानी कि मैज़िनी क्या कहता है? राजतंत्र का विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न देखता था, प्रजातंत्र का, गणतंत्र का। और इसी वजह से मैटरनिक उसे कहता था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मैटरनिक ने क्या कहा था मैज़िनी को? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। चलिए आज इतना ही, इससे आगे का हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।